हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम मध्य युग के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य युग में जो हमारा भारत था वो कितने तरह के राज्यों में बट गया था। तो बच्चों 700 से 1200 एडी के बीच के समय को भारत के इतिहास में मध्य युग के नाम से जाना जाता है। तो इस समय में भारत जो था वो दो हिस्सों में बट गया था, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो जो विंध्य पर्वत थे उसने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बांट दिया था। जो कि पुराने समय में जो लिखा है कि जो विंध्याचल के साउथ का एरिया था, दक्षिण की तरफ को, उसको दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। और जो जंगली पहाड़ के ऊपर जो जंगल थे, नदियां थी, घाटियां थी, उसमें जो प्लेट्यू थे वो बहुत सारे इकाइयों में बट चुके थे। तो जो वहाँ पर साउथ में पूरी तरह से नॉर्थ से बिल्कुल अलग था। तो हर्षा की डेथ के बाद मध्य शताब्दी में ये पूरा अम्पायर जो था, पूरा साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया। तो 8वीं शताब्दी के शुरुआत में इस युग में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। इसमें पुराने समय में जो हिंदू थे उन मध्य युग में, इस युग में भारत के इतिहास में वो मध्य युग कहा जाने लगा। इसमें जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से थे वो एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और बहुत सारे कारणों की वजह से वो एक दूसरे के संपर्क में आए। क्योंकि जो उत्तरी भारत के जो शासक थे वो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया साउथ की तरफ, और अपनी जो उनके गंगा के किनारे के प्लेन थे, विंध्याचल से, उसको पार करके साउथ की तरफ अपना विस्तार कर लिया। और दूसरे जो ब्राह्मण थे, उत्तर के जो ब्राह्मण थे, उन्हें भी अपनी टैक्स फ्री ज़मीन के लिए दक्षिण में बुलाया जाने लगा। और तीसरा जो उनका रिलीजन मूवमेंट थे, उनके धार्मिक कारणों की वजह से भी वो एक उत्तरी सिरे से दक्षिण की तरफ जाने लगे। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिणी का आपस में एक दूसरे में उनका संक्षेप होने लग गया। और बहुत ज़्यादा जो उनका इंटरेक्शन था, जो आपस में मेल जोल था, उससे नए नए देवी देवताओं का जन्म होने लगा। वो लोग साउथ, उसकी वजह से बहुत सारे भगवान आ गए। बहुत सारे भगवान उस समय भगवान की परंपरा हो गई, भगवान को मानने लगे लोग। और उत्तर तरफ में पाल, गुजरा, प्रतिहार और राजपूत राज्य बनने लगे। और जो गौरीस था, गजनवी और गौरी, वो भी इस समय उनके भी राज्य बन गए। जो साउथ में, दक्षिणी में राष्ट्रकूट और पल्लवास, ये जो थे, उन्होंने पांडव और चोलास को अलग अलग राज्य उन्होंने दिए। कौन कौन से? डेक्कन में राष्ट्रकूट्स, और गुजरात प्रतिहार में गुजरात और राजस्थान उनको राज्य मिल गया। इसी तरह से बंगाल में पलस, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य शासक करने लगे। इस समय बहुत सारे जो देवी देवताएं थे वो कन्नौज के, हर्षा की राजधानी में उनका कंट्रोल हो गया। ये जो शहर था ये गंगा नदी के किनारे स्थित था और यहाँ पर बहुत सारे व्यापार और धन संपदा अब विकसित होने लगे थे। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ की ज़मीन, जो नदी के किनारे की ज़मीन थी, वो बहुत ज़्यादा खेती के लिए उपजाऊ थी और उसमें टैक्स पे करने की कैपेबिलिटी भी थी। तो मालवा और गुजरात जो थे वो समुद्र, उनके किनारों पर बसे हुए थे और उसमें बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा। और इसके अलावा उनमें बहुत सारे पावर आ गई और उनकी अपनी अहमियत हो गई। तो इस तरह 10वीं शताब्दी तक ये सब जो राज्य थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और राष्ट्रकूट जो थे वो बाद में चालुक्य बन गए। और पाल्स जो थे वो सेन्स, और गुजरात प्रतिहार जो थे वो नए प्रतिहार बन गए। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो धनी मंदिर थे उन पर हमला किया। और 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजपूत या जो राजपुत्र थे उन्होंने मध्य और पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने बोला कि हम जो हैं, वो जो थे वो सूरज और चांद के वंशज हैं। और वो अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के नाम से बोलने लगे। और वो बोलने लगे हम उनके ही पूर्वज हैं, जो जैसे कि शाक्स, कुशन और हंस। ये उसके बाद उन्होंने अपने आप को भारत में 4 वर्ण उन्होंने बना दिए। क्षत्रिय जो कि युद्ध और वो करते थे, युद्ध करते थे और लड़ाइयाँ जीतते थे। और प्रतिहारंस थे जो कि राजपूत स्टेटस को बताते थे। तो 4 महत्वपूर्ण राज्य बने जो कि पुराने प्रतिहार के खत्म होने के बाद आए। जो 4 कौन कौन से थे? बुंदेलखंड के चंदेल, दिल्ली के चंदेल, गुजरात के सोलंकी और मध्य भारत के परमार्स। तो राजपूत जो थे वो अपनी हिम्मत और लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे।
पॉलिटिकल कंडीशन जो थी भारत उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी इस समय में वो पुराने मध्य भारत की तुल स्टेबल नहीं थी, स्थायी रूप में नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारी शक्तिशाली और केंद्रीय गवर्नमेंट की कमी थी। तो भारतीय जो शासक थे उन्होंने भारत के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और वहाँ से बहुत सारे घुसपैठ आने लगे, घुसपैठिए आ गए अरब और तुर्क से। तो महमूद जो था वो गजनी का शासक था, अफगानिस्तान से आया, जिसने कि इंडिया पर बहुत बार हमला किया और भारत की बहुत सारी संपदा को लेकर के चला गया। उसने अरबिक शास्त्र अल बुरानी को लिखा और बहुत भारत के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, और अल बुरानी ने किताबु हिंद के बारे में लिखा। तो इस किताबु हिंद एक किताब लिखी उसने भारत के बारे में। अब मध्य युग में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, किस तरह का वहाँ पर लोग काम करते थे, शासन किस तरह का होता था। जो इस समय के शासन थे वो ज़्यादातर महाराजा अधिराज के ऊंचे अधिकारी थे। इरिभुवन चंद्र चक्रवर्ती, ये तीन दुनिया के स्वामी कहे जाते थे। उनके पास बहुत सारी पावर थी। वो उनमें उन्होंने अपनी पावर को 4 जनों में बांटा था, जो कि सामंत, ब्राह्मण, पीसेंट और उनके जो रिसोर्सेज थे, जो बिल्डिंग और मंदिर बनाते थे, उसमें बांटा था। तो एक और तरीका था उनके रिसोर्स का, जो कि वो धनी जो एरिया होते थे, उनके पड़ोस के जो धनी क्षेत्र होते थे, उन पर हमला करते थे और उसको कब्जा लेते थे। तो और ये जो कब्जे वाले जो रिसोर्सेज होते थे, ये बहुत ज़्यादा उनसे राजा एस्टेब्लिश हो गए, वहाँ पर पनप गए। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए और व्यापार किए। इस वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और उन्होंने मिलिट्री को बहुत मतलब इस्टेब्लिश कर दिया, वहाँ पर बना दिया, और उसकी वजह से उनकी बहुत सारी फैमिलीज़ बन गई। तो ब्राह्मण जो थे वो अक्सर ज़मीन के स्वामी कहे जाते थे। इसके बाद जो उनसे पैसा इकट्ठा होता था उसमें वो बहुत सारा ऑन द कंस्ट्रक्ट मंदिर और किले बनवाते थे, और पैसे से वो अपने पर्सनल चीज़ें, राजा अपने पर्सनल चीज़ें बनाता था और लड़ाइयों में जो पैसा खर्च होता था उसमें खर्च करता था। बहुत सारे शासक थे जिन्होंने प्रशस्तिस, जो कि एक अचीवमेंट होती थी उनके लिए, उपलब्धि होती थी, जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब उसकी तारीफ हुई। तो वो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण्स को बनाया। इसके बाद इन्वेशन मतलब घुसपैठ ये किस तरह से हुए। तो सबसे पहले जो है भारत में मुस्लिमों ने घुसपैठ की, जो कि सिंध से आए थे, और फिर नए नए धर्म इस्लाम में मर्ज हो गए, मिक्स हो गए 7वीं शताब्दी में अरब से आकर के। और इस्लाम का जो धर्म है वो उसने बहुत सारे अपने धर्म, अपनी ट्राइब्स बना ली, अपनी प्रजातियां बना ली। तो जो इस्लाम है वो बहुत दूर दूर तक सब दिशाओं में फैल गया, और प्रॉफिट मोहम्मद के जो उनके अनुयायी थे उन्होंने कलीफ और खलीफा का नाम दिया। इसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम था, अरब सेंट्रल से उसने सिंध पर 7वीं शताब्दी में हमला किया और वो मुल्तान पर उसने कब्जा कर लिया। और महमूद ऑफ गजनी, उसने गजनी पर शासन किया, 37 साल से भी ज़्यादा शासन किया, और भारत में घुसपैठ कर ली और भारत की जो संपत्ति थी वो कब्जा कर लिया उस पर। और उसने बहुत सारे जो कैलिफ से आए हुए थे उनको सम्मान दिया, और उनको भारत के जो रेट्स थी, उनके जो टैक्स ना पे करने पर उसमें उनको समर्थन किया, उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह से उसने भारत में ज़्यादातर घुसपैठ की। वो हर एक साल कोई ना कोई घुसपैठ करता रहा, 1001 से 1026 तक। और उन भारत के जो मंदिर थे उन्होंने उनको तोड़ दिया। और मोहम्मद गौरी अब इस्लाम की भारत में को प्रतिष्ठित करना चाहता था, और उसने मोहम्मद गौरी से और पृथ्वीराज के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ की। पहली लड़ाई उसकी, जिसको हम टेरेन बोलते हैं, वो हुई। मोहम्मद गौरी हारा गया और बुरी तरह से उस जख्मी हो गया 1191 ईडी में। उसके बाद अगले साल मोहम्मद गौरी ने फिर से बदला लेने के लिए हमला किया, और फिर पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसने उसको पकड़ लिया और उस पृथ्वीराज चौहान को मार दिया दूसरी युद्ध में टेरेन के, जो कि 1192 ईडी में हुआ था। तो उसके बाद चोलास का
भारत साउथ इंडिया में एक पावरफुल साम्राज्य बन गया। इस वजह से उसको इम्पेरियल चोलास बोलने लगे और उन्होंने दक्षिणी भारत में लगभग 4 शताब्दी तक राज किया। और जो तंजौर थे वो वहाँ की राजधानी थी। विजयालय जो था वो पहला चोला शासक था और उसने जो उत्तरी भारत में जो नदी है कावेरी नदी उस पर शासन किया, उस एरिया में शासन किया। और उसका जो पोता था परंतकावन, उसने मदुरई को पांड्या से जीत लिया और वो फिर रक्षकुट राजा कृष्णा थर्ड के युद्ध में हारा गया। तो राजा जो वन और राजेंद्र वन जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर राजा थे चोला मतलब डेंसिटी में। तो इस तरह से राजा चोला वन ने एक बहुत ज़्यादा समुद्री ताकत बना ली थी अपनी, और उन्होंने अपना समुद्र में विस्तार कर लिया था, जो कि सेलोन और मालदीव आइलैंड में प्रायद्वीप में फैल चुका था। तो राजेंद्र चोला वन था, उसने गंगईकोंडा चोला को टाइटल दिया था और उसने एक नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम गंगईकोंडा चोलापुरम रखा था, और उसने गंगा पर विजय हासिल कर ली थी। तो इस तरह से राजेंद्र चोला ने अपने जो अनुयायी थे उनको अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध लड़ाई में इस्तेमाल किया, और उनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ों से उनकी जो थी आपस में जो उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और 13वीं सेंचुरी तक 13वीं शताब्दी तक उनका जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी करते हैं कि चोला का जो शासन था वो किस तरह से था। तो जो चोलास का जो शासन था उसने चोला की राज्य की जो राजधानी थी वो तंजौर वो तंजौर में थी, और वो बाद में कांचीपुरम में शिफ्ट हो गई थी। और इसका जो राज्य था वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था जिनको कि मंडल बोलते थे, और मंडल जो थे वो बहुत ज़्यादा वलंडूज में डिवाइड थे, और वलंडूज जो थे वो बहुत सारे गांव में डिवाइड हो गए थे। तो इस तरह से जो सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो वलंडूज थी, और चोला किंग जो थे वो उनके मंत्री हुआ करते थे, और वो बहुत सारे अलग अलग काम को देखने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करते थे। तो इस तरह से जो गांव के एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जो उनका काम संभालते थे, वो गांव के खुद के ही लोग होते थे जो कि एक सभा बुलाते थे। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता था, उनकी जो सभा होती थी वो दीवारों पर, गांव के मंदिरों पर दीवारों पर खुदी हुई उसके अवशेष मिले हैं। और जो गांव वाले थे वो ज़्यादातर अपनी ज़मीन के मालिक होते थे या ऊंची कास्ट के लोग होते थे, जिनको कि गांव की असेंबली में सभा में चुना जाता था। और जो असेंबलीज होती थी, सभाएं होती थी, उनको छोटी छोटी कमेटियों में बांट दिया जाता था, जिन पर लोग जिम्मेदारी देते थे कि वो अलग अलग तरीक़ों से कार्यभार को संभालेंगे। और ये जो सभा थी ये उस चोलास एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलर सर्वे मतलब नियमित रूप से होती थी। उनके ज़मीन की वो देखभाल करते थे, देखरेख करते थे, और उसके ज़मीन के जो खेतीबाड़ी का काम भी उसमें रजिस्टर किया जाता था। तो चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कॉमन लोगों की भलाई के लिए था, और बहुत सारी फसलें जब बर्बाद हो जाती थी तो वो उसको करों से छुट्टी दे देते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे और वो माफ़ कर देते थे उनका कर। तो इस तरह से उनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था, जो उनका पैसा आर्थिक स्थिति थी, वो भी बहुत सारे तरीक़ों से वो सॉल्व कर लेते थे। और ब्राह्मण जो थे उस समय ज़मीन के मालिक होते थे, उन्हें ब्रह्मदेह कहा जाता था, क्योंकि उन्हें हमेशा रेवेन्यू से बदला से छुट्टी मतलब उनसे नहीं लिया जाता था। तो जो धनी लैंड ऑनर थे, जो धनी लोग थे उस समय के मालिक थे ज़मीन के, वो ऑफिसर को टैक्स देते थे। और जो आर्टिसन थे, जो कलाकार लोग थे, जो वो बहुत सारे सिल्क, कॉटन और वूल के सामान बनाते थे, अलग अलग तरह से लकड़ी का काम करते थे, बहुत सारे अच्छी वैरायटी की चीज़ें बनाते थे, बड़ी बड़ी उनका व्यापार करते थे। और इस तरह से वहाँ का ट्रेडिंग व्यवसाय फ्लोरिश हुआ, पनपा। तो भारत जो था वो बहुत सारे देशों से पश्चिम में कनेक्टेड था, उसके लिंक थे, और साउथ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट में तो बहुत सारे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल के मेटल और लकड़ी का काम और सामान वहाँ पर मसाले की वजह से भारत जो है वो उनको एक्सपोर्ट करने लग गया। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा घोड़ों की वैरायटी अरब से इम्पोर्ट होती थी, और जो व्यापारी थे और वो एक समाज में उनका एक ऊंचा दर्जा था। तो उन्होंने अपना एक गिल्ड बनाया जिसको कि मणिग्रामम बोलते थे, और वो चोरों से, डाकुओं से, सड़क पर उनसे डरते नहीं थे, और वो व्यापारी और उसको बहुत आराम से जा सकते थे।
तो इस तरह से उनका रिवेन्यू का सोर्स क्या था, उनको पैसा कहाँ से मिलता था। वो चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता, दो मेन सोर्सेज थे उनके फंडिंग के, जो कि था टैक्स ऑन ट्रेड। तो रिवेन्यू ऑन लैंड मतलब ज़मीन पर उनको वो मिलता था, पैसा मिलता था, और जो ज़मीन पर फसल उगाते थे और जो उसका व्यापार करते थे उस पर टैक्स मिलता था। तो इस तरह से गांव की असेंबली में बहुत सारा टैक्स और रिवेन्यू इकट्ठा हो जाता था, जिसको कि वो पब्लिक जनता के भलाई के कामों में लगाते थे, जैसे कि खेती के लिए नहरें बनाना, टैंक बनाना, डैम बनाना। इस तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब आर्मी और नेवी में किस तरह से इस मध्य युग में बहुत चोलास ने एक बहुत ही शक्तिशाली आर्मी और नेवी का को विकसित किया था। और आर्मी जो थी वो बहुत सारे उसमें हाथी थे, घोड़े थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अरब से आए थे। तो बहुत बड़ी संख्या में पैसा उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया गया था आर्मी की। और चोलास जो थे वो सबसे बड़े, उन्होंने एक बहुत ही सशक्त नेवी की डेवलप किया था। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर में बताया है कि मध्य युग में किस तरह से अलग अलग राज्यों में हमारा भारत बटा था, और किस तरह से उनके बीच में व्यापार शुरू हुआ, और किस तरह से वहाँ पर उनकी कौन सी शक्तियाँ मजबूत हो गई थी। थैंक यू।